नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मिनी स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में 15 चैप्टर की बात करेंगे, जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं 12th क्लास के हिस्ट्री के 15वें चैप्टर की बात, सेक्शन 3 चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसे हिंदी में संविधान निर्माण भी कहा जाता है। आज की क्लास में खास तौर पे जिन टॉपिक्स पर ध्यान रहने वाला हमारा सब टॉपिक्स जिसकी बात करेंगे हम लोग। तो पहला सब टॉपिक आपका होगा उथल पुथल का दौर, जिसे अ टिमुलस टाइम भी कहा जाता है। वहीं दूसरा आपका सब टॉपिक होगा आज की क्लास का संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात हम करेंगे। चैप्टर नंबर 15 में लास्ट क्लास में जो भी बातें हुई थी उसकी आगे की कहानी है आज की क्लास में, जहां हम सिर्फ दो ही सब टॉपिक्स की बात करेंगे और आपको कंसेप्चुअल तरीके से इस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा, ताकि आपको सही ढंग से इन सब टॉपिक्स के बारे में एक अच्छी समझ बन सके। और अगर इनसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जब आंसर लिखें तो अप टू द मार्क लिखें, ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए वन बाय वन करके इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा क्या था। तो देखिए, लास्ट क्लास में आपने पार्ट 1 जो कि आपकी क्लास का रहा था, उसमें आपने इंट्रोडक्शन यानी एक परिचय, इस चैप्टर का एक कोरिलेट आपने एक प्लॉट तैयार करा था, और उस प्लॉट के तहत आपने ये समझाने की कोशिश की थी कि चैप्टर नंबर 15 में क्या है और हमें क्या पढ़ना है, और साथ में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपने देखे थे और समझे थे। क्लियर है? तो लास्ट क्लास की जो बात थी वो आपकी इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन आंसर पे थी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक्स को हम लोग करेंगे, जहां हम आज की बात करेंगे उथल पुथल के दौर, यानी ये हमारा पहला सब टॉपिक है जिसकी बात करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि ये सब टॉपिक 15 चैप्टर में ही क्यों दिया गया है। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और जो आपका चैप्टर का टाइटल है वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के निर्माण की बात हो रही है। तो हिस्टोरिकल में अगर हम देखें तो संविधान निर्माण के टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम किया जा रहा था, उस टाइम पर किस तरह की सिचुएशन थी आपको समझना होगा, क्योंकि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ आप आरोप लगाते हो, उसको क्रिटिसाइज करते हो। वो क्रिटिसाइज इसलिए होता है क्योंकि उसका या तो आपको पास्ट नहीं मालूम, या आपने उसका प्लॉट नहीं समझा कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आज ऐसा है तो क्यों है। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है जिसको आपको सब टॉपिक वाइज आपको समझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग ही क्लास में बताया गया था कि हम जो भी आपके हिस्ट्री की जो थर्ड बुक है, ओके, पार्ट 3 है आपका, उसको हम छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे, ताकि आपको टॉपिक वाइज सभी चीज़ें क्लियर हो और किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, ताकि आप अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को समझें और अच्छे तरीके से लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है उथल पुथल का दौर। अब आपके मन में सवाल हो रहा हो कि ये टॉपिक जो है, ध्यान रखें, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर कुछ इंसिडेंट हो रहे थे, यानी संविधान निर्माण से पहले कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उस टाइम पीरियड को अप्स एंड डाउन पीरियड, यानी एक नॉन स्टेबल आपका कहा जाता है। यानी उस टाइम का जो टाइम पीरियड था वो एक स्टेबल टाइम पीरियड नहीं था। क्या नहीं था? स्टेबल टाइम पीरियड नहीं था। ओके, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि संविधान निर्माण से पहले के साल को उथल पुथल के दौर के रूप में देखा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संविधान निर्माण से पहले के साल को उथल पुथल के दौर के रूप में देखा जाता है। द ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इज सीन एज अ पीरियड ऑफ टर्मोइल। ओके, अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ये जो दौर था, ठीक है, इस दौर के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से इसे उथल पुथल के दौर के रूप में देखा जाता है। अगर हम इस टाइम की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो ये महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक टाइम बहुत बड़े होप का, यानी एक नई उम्मीद के किरण के साथ साथ एक डिजास्टर वाला भी था। इसको आप अगर इंग्लिश में समझे तो और बेटर रहेगा। दिस पीरियड वॉज ऑल्सो अ मोमेंट ऑफ ग्रेट होप एंड अ डिसइल्यूजनमेंट।
ये जो दौर था, ये कह सकते हो एक ग्रेट होप वाला, एक नई उम्मीद वाला था। और इसी के साथ अगर बात की जाए, ध्यान रखिए, तो एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये खुशी के साथ साथ, ध्यान रखिए, गम का भी एक टाइम पीरियड था, जहां आपको कुछ चीजों के लिए खुशी हो रही थी क्योंकि आप जिस चीज की डिमांड कर रहे थे वो चीज जल्द ही आपको मिलने वाली थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के साथ ही आपको जो एक्चुअल फ्रीडम है वो आपको हासिल हो जाएगी। तो इसी के साथ कह सकते हो कि एक आपको बहुत बड़ी खुशी भी थी, तो साथ में गम भी था, क्योंकि एक कंडीशन पे ही ध्यान रखें, ये आपको जो कॉस्ट है, यानी जिसे हम लोग सिचुएशन कह रहे हैं, स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ था वो एक पोस्ट पे तैयार हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं पार्टीशन। तो आगे बढ़ते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, पर विभाजन के साथ। जैसा कि आपको बताया गया था, ध्यान के, कि ये दिन जो है, ध्यान के, ये जो टाइम एरा है, ठीक है, जिसे उथल पुथल का दौर कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, लेकिन किसके साथ हुआ? विभाजन के साथ हुआ। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947 बट विथ पार्टीशन, यानी आज़ादी तो मिली लेकिन विभाजन के साथ मिली, जिसकी वजह से आप देखते हो कि जो खुशी थी वो गम में भी आपके परिवर्तित हो गया। तो एक तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी के दिन को, यानी संविधान निर्माण के टाइम पीरियड को, उथल पुथल के दौर के साथ साथ खुशी और गम का दिन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी लेकिन साथ में विभाजन भी मिला था। क्लियर है? इसके अलावा अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो जब ये सभी तरह के इंसिडेंट हो रहे थे तो लोगों के मन में 1942 में आंदोलन की यादें अभी भी जीवित थी। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो द मेमोरीज ऑफ द 1942 मूवमेंट वर स्टिल अलाइव इन द माइंड ऑफ द पीपल। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, तो इस दौर को, उथल पुथल के दौर के पीछे कहा जाता है कि सभी अनस्टेबल थे, कोई भी स्थिर नहीं था। एक स्टेबल का मतलब होता है जैसे आपकी लाइफ एक डेली बेसिस पर, डेली रूटीन में स्मूथली चल रही होती है, किसी तरह का कोई अप्स एंड डाउन नहीं होता। तो वही वाली सिचुएशन जो होती है, ध्यान रखें, उसे स्टेबल कहा जाता है। लेकिन जो ये फ्रेमिंग वर्क का आपका टाइम पीरियड था, ये एक नॉन स्टेबल टाइम पीरियड के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? इसके पीछे की अगर बड़ी वजह देखा जाए तो इससे पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो अभी भी लोगों की जहन में यादें बन के अभी भी ताज़ा है। और जब कह सकते हो उस सिचुएशन को या फिर जिस टाइम पीरियड को एंजॉय करना चाहिए, जब वो करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम में उनको पास्ट की जो चीज़ें हैं वो याद आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों के मन में 1942 में आंदोलन की, यानी जो एक मास मूवमेंट खड़ा हुआ था जिसे नेशनल मूवमेंट कहा जाता है, अगर हम बात करें, इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे एक बहुत बड़े लेवल पर एक मास मूवमेंट हमें देखने को मिला था जिसे नेशनल मूवमेंट के तौर पे भी आपको देखा गया था। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारी आपकी अप्स एंड डाउन वाली चीज़ें हुई थी, जिससे ये क्लियर होता है, ध्यान रखिए, कि जो हमें आज़ादी मिली वो काफ़ी कॉस्टली थी और उसका हमें कुछ ना कुछ पेड भी करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उत्तल पुत्र का दौर क्यों कहा जाता है। तो वहीं बात करें तो दूसरी तरफ कुछ और यादें भी थी। एक तरफ अंग्रेजों को हम भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से भी एक तरह से कोशिश जारी थी। वहीं आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। यानी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की निर्माण किया था, जहाँ पर एक स्लोगन इन्होंने दिया था, टैगलाइन जिसे आप कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, कि ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? किसी तरह कोई डाउट? ओके। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयासों को भी लोगों ने बखूबी याद किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इंग्लिश में। पीपल ऑल्सो रिमेंबर द एफर्ट मेड बाय सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ादी के लिए काफ़ी बड़े योगदान दिए थे, जिसको लोग याद कर रहे थे। और ये उस दौर की कहानी है जब जिसे हम लोग अप्स एंड डाउन टाइम पीरियड कहते हैं, उसी टाइम पीरियड में अंग्रेजों के साथ साथ एक तरफ वायलेंस का सहारा लिया जाता था, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नॉन वायलेंस के थ्रू आगे बढ़ा जा रहा था। यानी चारों तरफ से अंग्रेजों को घेरने की कोशिश की जा रही थी।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी बिल्कुल, ये उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, ये टैगलाइन थी उनकी। ओके। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में असफल हुए थे। ये दौर एक अप्स एंड डाउन वाला था, इसलिए क्योंकि अगर हम देखें ध्यान के, जहां हम अंग्रेजों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें उस टाइम के जो बड़े आपके पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थी। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ध्यान के 1885 में हुई थी। वहीं अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो 905 से 906 यानी अराउंड 906 के अराउंड में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इन दोनों की एक्टिविटी की वजह से कहा जाता है उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर था ध्यान रखिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर और फुल ऑफ फियर वाला सिचुएशन बन चुका था, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक दल जो कि धार्मिक सौहार्द यानी रिलीजियस, जिसे हम लोग हार्मोनी कहते हैं या सोशल हार्मोनी कहते हैं, यानी लोगों को आपस में साथ रखकर, एक साथ मिलकर अंग्रेजों को जवाब देना या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसमें ये असफल साबित हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें, इसका रिजल्ट ये रहा कि 1946 में अगस्त महीने में कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई, जो कि आज़ादी के बाद भी चलती रही, और एक तरह से इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर कुछ स्टेट ऐसे थे जिनको नुकसान उठाना पड़ा था। वायलेंस बिगेन इन कलकत्ता इन अगस्त 1946। ये हिंसा जो थी ध्यान रखिए, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो चुकी थी ध्यान रखिए कि उत्तर और पूर्वी भारत में लगभग ये जो वायलेंस था, ये जो सिचुएशन थी, ये साल भर चलती रही थी। एक तरह से जैसे आप देख सकते हो वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, और इन दोनों की वजह से एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है जिसे हम कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के तौर पे देखते हैं। ऐसे ही भारत का भी एक शीत युद्ध की स्थिति अगर कही जाए तो इस टाइम पीरियड को कहा जाता है। आज़ादी से पहले, संविधान निर्माण से पहले जो एक सिचुएशन थी, उसे कोल्ड वॉर के तौर पे देखा जा सकता है, जहाँ एक डर, ठीक है, लोगों के मन में देखा जा सकता है। और ये 1946 जो अगस्त का जो महीना था, कलकत्ता में हिंसा शुरू हुई थी, उसके साथ ही ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और भारत का इसे कोल्ड वॉर एरा भी एक तरह से बोला जा सकता है। ये हिंसा उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर चलती रही थी। दिस वायलेंस कंटिन्यू इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी पूरे साल। एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जहाँ एक डिजास्टर वाली सिचुएशन जो होती है वो आराम से पैदा की जा सकती है, और नुकसान भी बड़े पैमाने पर होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। इस दौरान कई दंगे फसाद हुए। ऑब्वियसली सी बात है, जब वायलेंस होगा तो उसका एक रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस दौरान कई दंगे फसाद हुए और नरसंहार भी आपको देखने को मिला, यानी लोगों के कत्लेआम आपको देखने को मिले। यानी लोग, जैसे आप सब्जी जब काटते हो ध्यान रखिएगा, तो एक तरह की जो इन्वायरमेंट होती है, आपको किसी तरह का कोई ह्यूमैनिटी नज़र नहीं आती। इसी तरह से इस दौरान कई दंगे फसाद हुआ और उसमें बड़े पैमाने पर लोगों के कत्लेआम आपको देखने को मिले, चाहे वो आपके हिंदुओं की तरफ से हो या मुस्लिमों की तरफ से। तो ड्यूरिंग दिस मैनी रियोट्स ब्रेक आउट एंड मास्कर ऑल्सो टुक प्लेस। अगर हम देखें ध्यान रखिएगा तो काफ़ी बड़े पैमाने पर आपको एक दंगे फसाद वाली स्थिति इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही थी। अब इन्हीं सभी वजह से कहा जाता है कि इस स्थिति को शांत करने के लिए देश के विभाजन की जो आपकी नियति थी या फिर डेस्टिनी जिसे हम लोग कहते हैं, उससे चुनना पड़ा। तो इसी के साथ ही देश के बंटवारे की घोषणा भी हुई। ओके, विद दिस द पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज आल्सो अनाउंस। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये हिंसा समाप्त होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। जब पार्टीशन की अनाउंसमेंट हुई तो इसकी वजह से असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा कि जब पार्टीशन हुआ उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा, ध्यान रखिएगा, कि एक बहुत बड़ा आपको विस्थापन देखना पड़ा। असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी इस पार्टीशन की वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्वॉल्व पीपल वर फोर्स्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रकार आज़ादी का जो दिन था वो खुशी के दिन के साथ साथ गम का दिन भी बन गया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो एक खुशी वाला दिन था तो कुछ लोगों के लिए गम वाला दिन था।
इसी वजह से अगर कहा जाए, ध्यान रखिए, थर्स द डे ऑफ इंडिपेंडेंस बिकम अ डे ऑफ हैप्पी एंड अ डे ऑफ सॉरो। ओके, तो इस तरीके से लोगों को शरणार्थी बनकर यहाँ से वहाँ जाना पड़ा। अगर हम देखें, ध्यान रखिए, तो पार्टीशन का एक और बड़ा रिजल्ट मिला कि लोगों को शरणार्थी बनकर यहाँ से वहाँ जाना पड़ा। पीपल हैड टू गो फ्रॉम हेयर टू देयर एज रिफ्यूजी, यानी घर होते हुए भी उनका घर नहीं था। ये वाली सिचुएशन हो गई। उन्हें ये नहीं मालूम था कि जिस जगह पर वो हैं वो भारत है या पाकिस्तान है, क्योंकि पार्टीशन एक तरह से एक इनविजुअल लाइन की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से कोई क्लियर नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने पूरे देश की डेस्टिनी तय कर ली थी। क्योंकि ये जो माहौल आपका तैयार हुआ था 1946 के अगस्त के टाइम पीरियड में, जहाँ आपने देखा कि कलकत्ते में हिंसा आपकी स्टार्ट हुई, क्योंकि अगर पार्टीशन की सबसे बड़ी बात कही जाए, ध्यान रखिए, जो सबसे बड़े दो आपके स्टेट थे जिन पर इसका असर पड़ा था, वो था पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा हिंसा के लोग शिकार हुए थे। ओके, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, क्योंकि पार्टीशन होने के बाद दो देश आपको देखने को मिले। भारत के विभाजन होता है और भारत से ही, ध्यान रखिए, एक देश बाहर निकल के आता है जिसे हम पाकिस्तान के तौर पे जानते हैं। तो मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, वहीं हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, एक दूसरे कह सकते हो कि मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, और जो हिंदू थे और सिख थे, ध्यान रखिए, उन्हें भारत की तरफ आना पड़ा। और कहा जाता है कि जो मेजोरिटी थी, ध्यान रखिए, वो आपके पंजाब और बंगाल की साइड आपको देखने को मिल रही थी, जहाँ पर सबसे बड़े क्राइसिस हमें देखने को मिले। तो मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, वहीं हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। मुस्लिम वर मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, द सेम हिंदूज एंड सिख वर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट पंजाब। देखिए, सिंपल सी चीज़ आपको समझनी है कि जब पार्टीशन हुआ तो उसमें दो ऐसे स्टेट थे जिनमें सबसे ज़्यादा एक तरह से क्राइसिस या वायलेंस देखने को मिला, वो था पंजाब और बंगाल। जो आपका बंगाल था वो राइट हैंड की तरफ था, वहीं आपके पंजाब की बात करें तो वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ था। यानी अगर आप मैप देखते हैं तो वहाँ मैप में आपको क्लियरली दिखाई देगा। जब उसका पार्टीशन होगा, तो बंगाल के पार्टीशन की बात करेंगे तो भारत की साइड में वेस्ट वाला पोर्शन आएगा, और पाकिस्तान की तरफ, ध्यान रखें, ईस्ट वाला सेक्शन यानी पोर्शन जिसे हम लोग कहते हैं वो चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भारत जिसे कहा गया वो वेस्ट बंगाल को कहा गया। तो हिंदूज और जो सिख थे, ध्यान रखिए, जो डिसाइड हुआ था उसके बिहाफ पर वो वेस्ट बंगाल की तरफ आ रहे थे। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब का अगर पार्टीशन अगर आप देखते हैं, ध्यान रखिए, तो उसको पार्टीशन अगर कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि जो आपका राइट हैंड का पोर्शन जिसे हम लोग कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो ईस्ट पंजाब जिसे हम लोग कहते हैं वो हमारे पास रह गया, और वेस्ट जो पंजाब था वो आपके पाकिस्तान में चला गया। तो इस तरह से मुसलमान जो थे वो पूर्वी आपके बंगाल की तरफ और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। वहीं हिंदू की अगर बात करें और सिख की बात करें तो वो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़े जा रहे थे। और हैरान करने वाली ये बात है, ध्यान रखिएगा, कि उनके बीच कम्युनलिज्म यानी जिसे संप्रदाय के नाम पर यानी धर्म के नाम पर आपस में इतनी ज़्यादा बैर हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा एक इग्नोरेंस वाली सिचुएशन हो चुकी थी, जिसकी वजह से कई लोग बीच रास्ते में ही मारे गए थे। यानी उनमें से बहुत सारे जो लोग थे, ध्यान रखिए, बीच रास्ते में ही मर गए, क्योंकि वो कम्युनलिज्म के शिकार होते हुए दिखे थे। ओके, मैनी ऑफ देम डाई ऑन द वे। ओके, तो देश के सामने एक और गंभीर जो चुनौती थी वो थी रियासतों को लेकर। ये आपको पार्टीशन के कुछ आपको रिजल्ट बता रहा हूँ कि पार्टीशन जब हो रहा था उस टाइम पीरियड में किस तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ी थी। तो देश के सामने एक और गंभीर चुनौतियों का एक मामला था, वो था रियासतों का। क्योंकि जब आज़ादी मिली तो उस टाइम पर जिस आज़ादी की हम लोग बात करें वो आज़ादी थी आपकी ब्रिटिश इंडिया से, हम लोग इंडिया में कन्वर्ट हो रहे थे। तो जब अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने रियासतों को एक प्रपोजल दिया था कि या तो आप पाकिस्तान में जाकर शामिल हो सकते हैं या तो आप भारत में जाकर शामिल हो सकते हैं। अगर आप दोनों में शामिल नहीं होना चाहते तो एज ए इंडिपेंडेंट के तौर पे देखना चाहते हैं। ये जो प्रपोजल था, इसकी वजह से एक बहुत बड़ी चुनौती ये देखने को मिली कि कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर डिक्लेयर कर दिया।
और ये एक सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इनकी जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन थी वो भारत के बीचों बीच थी, ना तो बाउंड्री पे थी और ना ही एक तरह से कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पर अगर हम अलग भी कर देते हैं तो हमें कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि इनकी लोकेशन ज्योग्राफिकल वे में अगर हम देखें तो ये भारत के बीचों बीच एक तरह से आ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश भारत का लगभग एक तिहाई भूभाग जो था वो रियासतों से बना हुआ था, यानी रियासतों से घिरा हुआ था। तो अबाउट वन थर्ड ऑफ द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज प्रिंसिपल स्टेट। इसलिए इस मैटर को समझना इतना आसान नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि जिसे हम भारत कह रहे हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा जो था वो प्रिंसिपल स्टेट के तौर पे ही देखा जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रपोजल था जिसकी वजह से जो भारत पहले ही कई डिवीज़न कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ध्यान रखिए, वो और ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा और अंग्रेजों का इंटेंशन भी यही था। इसी वजह से ध्यान रखिएगा ये जो आपकी सिनेरियो आपको देखने को मिल रही है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में जो कुछ महाराजा थे, जैसा कि मैंने आपको क्लियर करा अभी हाल फिलहाल में, तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। इसका क्लियर क्लियर मतलब आप समझ ले, ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे नवाब थे जो अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र डिक्लेयर यानी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और वो चाहते थे कि ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे और ना ही हम भारत में शामिल होंगे, हम एज ए इंडिपेंडेंट जैसे हमारे हालात हैं वैसे ही हालात में हम रहेंगे। जिसकी वजह से अगर हम देखें, ध्यान रखें, तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत जहाँ पहले से ही बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, और टुकड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिसे हम लोग कह रहे हैं भारत की एकता और अखंडता की बात होगी, वो सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। जिस कीमत पे हमें आज़ादी मिली थी वो आज़ादी भी धरी की धरी रह जाएगी। इसी वजह से ध्यान रखिएगा हमें ना चाहते हुए भी इनके साथ फोर्सफुली एक्टिविटी या फिर कह सकते एक्शन उठाना पड़ा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको आने वाले टाइम में आप समझेंगे कि सरदार वल्लभ पटेल जो है, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन, उन्होंने किस तरीके से ये जो एक बहुत बड़ा आपका पोर्शन था या फिर कह सकते हो भारत के लिए एक सिरदर्दी वाला सवाल था कि क्या भारत एक हो पाएगा, अंग्रेज जब छोड़कर जाएंगे तो जो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, ध्यान रखिएगा, क्या वो आपस एक हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब सरदार वल्लभ पटेल ने बड़ी समझदारी से दिया था। और आज का जो भारत आप देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जिसे अगर हम कहेंगे, ध्यान रखिएगा, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के तौर पे देखा जाएगा। इसके अलावा इन्हीं सभी घटनाओं की वजह से इस दौर को उथल पुथल का दौर भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इवेंट दिस पीरियड इज कॉल्ड टर्मोइल। ओके, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट सब टॉपिक्स को देखा और समझने की कोशिश की। कंसेप्चुअल स्टडी करने के बाद आपको ये मालूम चला कि क्यों आखिर इस दौर को संविधान निर्माण से पहले के टाइम को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग जब हो रही थी उस टाइम पीरियड से पहले के जो टाइम पीरियड था उसको क्यों एक ट्यूमुलेचियस टाइम या उथल पुथल का दौर कहा जाता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जो कि अप्स एंड डाउन वाले थे। एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि नॉन स्टेबल थी और स्टेबिलिटी ना होने की वजह से, क्योंकि सभी जो थे अपने अपने तरीके से भारत को डिफाइन करना चाहते थे, क्योंकि जो आज़ादी हम जिस पोस्ट पे हासिल कर रहे थे उसके बाद हम दोबारा से उस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1942 हो गया या सुभाष चंद्र बोस की बात हो गई या देसी रियासतों की प्रॉब्लम वाली बात हो गई, इन सभी घटनाओं ने एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया और साथ में बहुत बड़ा एक आपको चोट लगा या फिर कह सकते हो एक हार्म पहुंचा, जिसे हम लोग एक पार्टीशन के तौर पे डिफाइन करते हैं। और पार्टीशन की वजह से क्या क्या चीज़ें हुई वो भी आपने अभी समझा। तो इस तरीके से अगर देखें तो इन्हीं सभी वजह से इस दौर को, इस टाइम एरा को, इस पीरियड को उथल पुथल का दौर कहा जाता है। तो चलिए, अब आप समझ चुके हैं कि क्यों उथल पुथल का दौर इस टाइम पीरियड को कहा जाता है। अब इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो अब है आपके क्वेश्चन टाइम की। तो क्वेश्चन टाइम में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा।
भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, यानी भारत को आज़ादी कब मिली थी। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, अभी आपने हाल फिलहाल में पढ़ा। उत्तर है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपसे पूछता है तो विदाउट इल्यूजन, यानी बिना किसी सोचे समझे ध्यान रखिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक छोटा सा ही क्वेश्चन उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। आज की जनरेशन अगर हम देखें तो उनसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इनमें 10 में से आपके 7 ऐसे बच्चे निकलेंगे जिनको इस डेट के बारे में ही जानकारी नहीं होगी। तो भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था, उसको इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को मिली थी। इसलिए इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के जो आपका फॉर्म है उसमें सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो देखिए, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। ओके, तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, 1942। रिपीट कर रहा हूँ, 1942। तो यहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा जो कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपने देखे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें एक बड़ा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान निर्माण से पहले के दौर को, दौर का मतलब होता है टाइम एरर, एक पीरियड, ठीक है, दौर को उथल पुथल का दौर क्यों कहा जाता है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक बम्पर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, जिसको आपको भूलना नहीं है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा बोल सकते हैं। किसी तरह कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस बीच में एक और आपका आ रहा है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। जब भारत को आज़ादी मिली, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी उस टाइम पीरियड में मिली थी, और उस टाइम पीरियड में एक शख्स ने, जिसे भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता है और जाना जाता है, उस व्यक्ति ने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच का जो मेन टाइटल था वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसको कहा जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इंग्लिश में बोले तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। रिपीट कर रहा हूँ, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये स्पीच दी थी, और इसको ये नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस स्पीच ने आने वाले भारत की, एक तरह से ये बताया था कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाले टाइम में भारत क्या होगा, भारत क्या करने वाला है। इसकी एक जो फॉर्मेट स्ट्रक्चरल फॉर्म था वो आपको देखने को मिलेगा और समझने को मौका मिलेगा। तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसकी ये जो टाइटल है, ध्यान रखिएगा, जिस स्पीच के बारे में बताया जा रहा है आज की क्लास में, वो आपके चच्चा ने दिया था। जी हाँ, आपके चच्चा ने, घर वाले चच्चा ने नहीं, देश का चच्चा ने, ठीक है। 14 नवंबर को उनका जन्मदिन आता है, जिसे आप लोग किस रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कि ये स्पीच किसने दी थी। ये जो टाइटल है इसका रिलेशन किससे, जी आपके चच्चा से। किससे? चच्चा से। ओके जी, आप अंकल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे ट्विस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है, उन्होंने एक स्पीच दिया था। इस स्पीच की वजह से आने वाले, यूँ कह लो कि जैसे, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई में आपको डिफाइन करूं, अगर आम भाषा में डिफाइन करूं, तो आप ये समझ जाओगे कि कोई चीज़ जिसकी आपको चाहत होती है और वो लंबे समय के बाद मिले, लेकिन वो एक तरह से ऐसी मिले जो मिलने के बाद आपको एक खुशी हो, और उस खुशी के बाद आपको किसी तरह का कोई पछतावा ना हो, ऐसी वाली सिचुएशन को हम लोग कहते हैं भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेद, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के तौर पे देखा जाता है।
तो वो स्पीच किया थी, उसका कुछ पोर्शन आपके सामने स्क्रीन पर है कि बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था, यानी मिलन किया था, और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जाग रहा है। इंग्लिश में जरा इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। वी हैड अ डेस्टिनी इंटरव्यू अ लॉन्ग टाइम अगो एंड नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू रियलाइज आवर डिटर्मिनेशन not only in totality but also significantly. At this moment of midnight, when the world is sleeping, India is awake towards life and freedom. Okay. तो यहाँ काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, जो आपके चच्चा थे उन्होंने 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, यानी मिड नाइट को, 14 टू 15 अगस्त की मिड नाइट को लाल किले की प्राचीर से, यानी किले से, यहाँ पे प्राचीर शब्द का मतलब क्या होता है? किला, फोर्ट। ओके, वहाँ से एक स्पीच दी थी और उस स्पीच को एक सबटाइटल के थ्रू बताया गया था जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। उसका कुछ पोर्शन ये था कि जो हमने सपना आज से कई साल पहले देखा था वो सपना अब साकार हो चुका है, और अब ये जब सपना साकार हो चुका है तो उसको अब कंप्लीट फॉर्म देने की बात आ रही है। तो कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो उस टाइम पर भारत अपनी आज़ादी की कीमत समझ रहा है, और उस कीमत की वजह से दोबारा ऐसा ना हो, इस वाली सिचुएशन में ना पड़े, तो आने वाले टाइम में हम क्या होंगे और क्या नहीं होंगे उसकी वो तरफ आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट जो स्पीच थी वो कब दी गई थी? याद रखिएगा, 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, या फिर कहें 15 अगस्त की मिडनाइट को दिया गया था। ओके, तो 14 से 15 अगस्त की मिडनाइट को ध्यान रखिए। भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो स्पीच है, टाइटल है, ध्यान रखिए, उसको आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और इसमें आने वाला भारत कैसा होगा और कैसा नहीं होगा इसके बारे में आपको बताया गया था। क्लियर है? और तो इस तरीके से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये जो आपका ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टाइटल है, स्लोगन है, टैगलाइन है, ये किसने दिया है, ध्यान रखिए, और किस की वजह से दिया गया है, ध्यान रखिए। तो जवाहरलाल नेहरू की स्पीच को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के तौर पे देखा जाता है, और ये कब दिया गया था? 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। ओके, तो अब चीज़ें समझ में आ चुकी। तो इसी के साथ अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइम की। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बड़ा ही सिंपल है कि भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना और हाइपर नहीं होना। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे और अगली क्लास में आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर सभी को मालूम है क्या है? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब है ये उस स्पीच को कहा जाता है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने, यानी आपके चच्चा ने, 14 टू 15 अगस्त की मिड नाइट को लाल किले की प्राचीर से, यानी किले से, फोर्ट से दिया था। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाला भारत कैसा होगा, और उसकी एक फेवरेट जो लाइन है, ध्यान रखिए, पंचिंग लाइन जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा कि जब पूरी दुनिया सो रही है तो हम आने वाले कल के लिए जगे हुए हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जब पूरी दुनिया सो रही है, व्हेन वर ऑल वर्ल्ड स्लीपिंग, ठीक है, वी आर अवेक। ओके, यानी हम लोग जगे हुए हैं। क्लियर है? तो जब पूरी दुनिया सो रही है तो हम आने वाले कल के लिए जगे हुए हैं, और ये एक गोल्डन टाइम है जिसको हमें समझना होगा और उसकी कीमत को भी समझना होगा। क्लियर है? तो भाग्यवती से चिर प्रतीक्षित भेंट से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब अब आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अब सेकंड सब टॉपिक्स की तरफ।
जिसका आपको इंतजार था कि बार बार एक ही शब्द आप पढ़ रहे हैं कि संविधान संविधान संविधान। तो मैंने आपको क्लियर करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक किताब। उस किताब में दो ही पेज होते हैं, रूल और रेगुलेशन की। किसकी होती है? रूल और रेगुलेशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? रूल रेगुलेशन की बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आ जाएगी, इसको कोई ना कोई लेकर आएगा, कोई ना कोई बनाएगा, क्योंकि हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अलग अलग तरीके से फॉर्म किया जाता है। या तो किसी किंग के द्वारा किया जाता है, या किसी आर्मी के द्वारा किया जाता है, या किसी मोनार आपका सॉरी जो अमीर होते हैं, रिच होते हैं, कुलीन जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, या फिर लोगों के द्वारा किया जाता है। और उसकी सी बात है कि आप एक रूल रेगुलेशन किताब चाहते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप रूल करें। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपके भाग्य का फैसला कोई और किसी और को करना चाहिए, क्या आपके भाग्य का फैसला किसी और को करना चाहिए, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मालूम है आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या हैं, आप किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं। ये जितनी भी सभी चीज़ें, ध्यान रखिएगा, आपके अलावा कोई और नहीं जानता होगा। अब जब भारत से रिलेटेड बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, जो जब भारत के लोग अपना एक रूल रेगुलेशन की किताब चाहेंगे, एक संविधान चाहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहेंगे, तो क्या वो चाहेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कोई और बनाए? क्योंकि उन्होंने अपना पास्ट देखा हुआ है, उन्हें वो एक्सपीरियंस है कि अगर हम प्राचीन एंशियंट इंडिया से स्टोरी उठाएं, यानी हिस्ट्री को उठाएं, ध्यान रखिएगा, तो एक टाइम पर जो किंग थे उन्होंने रूल किया, फिर बाहर से कुछ लोग आते हैं, उन्होंने रूल किया। देन उसके बाद आप देखते हैं मॉडर्न टाइम में, यानी आज अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें, ध्यान रखें, तो ब्रिटिशियन ने रूल किया। यानी आप देखते हैं कि इंडियंस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए कोई और डिसाइड कर रहा था, और इसके आपने रिजल्ट देखे। तो आपको जो कॉस्ट जिसको आपने पेड किया और जिसकी वजह से आपको एक फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली, तो क्या उसे इतनी आसानी से आप जाने देना चाहोगे? तो आपका आंसर था जी नहीं, हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम ही बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। सवाल उठा कि इतने बड़े भारत में रहने वाले जो लोग हैं, क्या सभी मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं? तो इसका आंसर था नहीं। तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया? प्रतिनिधित्व प्रणाली का तरीका अपनाया। तो उसी कहानी है आपकी संविधान सभा की, और ये टॉपिक हम इसी वे में आपको समझाएंगे। तो देखिए, संविधान सभा की जो कहानी है वो एक योजना से स्टार्ट होती है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए, जब संविधान की बात होगी यानी रूल रेगुलेशन की बात होगी, तो हमें इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो कैबिनेट मिशन एक आता है अंग्रेजों की बदौलत, और वो हमें कुछ प्रपोजल देता है, कुछ इंडिकेशन देता है, सजेशन देता है, सलाह देता है। उसके आधार पे कहता है कि आप अपना संविधान ऐसे बना सकते हो, और संविधान बनाने के लिए सबसे पहले आपको संविधान सभा चाहिए। क्या चाहिए? संविधान सभा चाहिए। तो इसी के तहत ध्यान रखें, 1947 में संविधान सभा का गठन होता है। क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है, यानी फॉर्म जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो 1946 में किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म इन 1946। ओके। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, विच वॉज द प्लानिंग टू बी क्रिएटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान। ओके। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, ध्यान रखिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। अब बार बार भैया एक ही शब्द रिपीट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता क्या है? जी, डाउट तो आएगा, ऑब्वियसली सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होता है, ये आपके लिए एक डाउट बना रहेगा। इसलिए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसे कहा जाता है। एक ऐसी असेंबली, हिंदी में संस्था,
एक ऐसी असेंबली जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, यानी भारत के लोगों को नियम कायदे कानूनों वाली एक किताब देना, उस असेंबली को ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस असेंबली को कहा जाता है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उस असेंबली को कहा जाता है जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी कैसे, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो इस मिशन ने क्लेरिफाई करा कि ये असेंबली, जिसे ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों की एक संस्था, लोगों का एक समूह कहा जाता है, जो वो लोग जो भारत के होंगे। अब सवाल उठता है कि भारत, आज का भारत है जिसे इंडिया कहते हैं, लेकिन आजादी से पहले उसे क्या भारत कहा जाता था? जी नहीं, उसे भारत नहीं कहा जाता था। ओके, उसे क्या नहीं कहा जाता था? भारत नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश भारत। तो सवाल उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात होगी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भारत के लोग आएंगे? नहीं, ब्रिटिश इंडिया के लोग आएंगे। कौन से लोग आएंगे? ब्रिटिश इंडिया के लोग आएंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन ब्रिटिश इंडिया था कैसा, कैसा दिखता था, ध्यान रखिएगा। तो आपको आम भाषा में समझाता हूँ कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत को रूल करने के लिए लंबे समय तक, ताकि उन्हें आसानी हो, स्मूथली तरीके से वो रूल कर सके, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से उन्होंने भारत को 3 पोर्शन में बांटा हुआ था, या यूं कहें कि 3 एडमिनिस्ट्रेटिव आप उस उन्होंने एरिया बना रखा था, जहां पर अंग्रेजों का सीधा कब्जा था, यानी डायरेक्ट रूल था। उस इलाके को, उस प्रोविंस को, उस एरियाज को कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश प्रांत। ओके, दूसरी तरफ अगर हम देखें, ध्यान रखें, तो जो दूसरा पोर्शन था उसे कहा जाता देसी रियासत, जहां राजा और नवाब का रूल था। लेकिन अगर आम तौर पे देखें तो वहां पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट ऑक्यूपाइड था, यानी एक्वायर कर रखा था उन्होंने, कब्जा था। और तीसरा जो पोर्शन था वो एक ऐसा पोर्शन था जहां डायरेक्ट रूल अंग्रेजों का ही हो रहा था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, ध्यान रखिए, तो उन्होंने भारत को रूल रेगुलेट करने के लिए उसे 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा था एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी भारत से संविधान सभा में लोग आएंगे, और उनकी जो टोटल संख्या होगी वो होगी आपकी 389। इसलिए संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी, ध्यान रखिए, वो कितनी की गई थी? 389 की गई थी। कितनी की गई थी? 389। याद रखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्टार्टिंग जो टोटल आपके मेंबर की नंबर था, ध्यान रखिए, वो कितना था? 389 था। अब ये 389 सदस्य आएंगे क्या? अभी बताया, ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, ब्रिटिश भारत से आएंगे। तो देखिए, जो आपका ब्रिटिश भारत था, ठीक है, वहां से आए थे आपके 292 प्लस 4 आपके मेंबर आए थे। अब आप कहोगे कि क्या एक फॉर्मूला दे रखा है, समीकरण दे रखा है, क्लियर, ध्यान रखिए आप। देखिए, समीकरण नहीं है, इसको समझ लीजिए। जो ब्रिटिश भारत था, यानी ब्रिटिश प्रांत जिसे हम लोग कह रहे हैं, वहां से 292 सदस्य आए थे, और जो 4 सदस्य थे, ध्यान रखिए, वो तीसरे पोर्शन से आए थे, जिसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी जहां पर डायरेक्ट रूल था ब्रिटेन की महारानी का। तो वहां से 4 मेंबर आए हुए थे, यानी वहां की सीट कितने अलोकेट थी, यानी दिया गया था 4 सीटें। तो इस तरह से अगर ओवरऑल तौर पे देखें तो अंग्रेजों का जो कब्जा था, ध्यान रखिए, प्रत्यक्ष तौर पे वो 296 आपकी सीटों पर था, यानी 296 जो सीटें थी, ध्यान रखिए, वो ब्रिटिश आपके प्रोविंस से, ब्रिटिश प्रांत से आई थी। वहीं अगर बात करें तो जो आपका देसी रियासत थी, यानी प्रिंसल स्टेट, 93 सीट्स वहां से आई थी। इस तरीके से टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फॉर्मेशन था वो 389 सदस्यों का था। ओके, तो संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कब निर्माण हुआ? 1946 में। और उस टाइम पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, डिसाइड कितना किया गया था? 389। और उनमें से
292 जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश प्रोविंस से आएंगे, यानी ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। वहीं 4 जो मेंबर है वो चीफ कमिश्नर एरिया से आएंगे, और जो 93 आपके जो मेंबर होंगे वो देसी रियासत से आएंगे। ये डिसाइड किया गया था, ये एक फॉर्मुलेटेड किया गया था। क्लियर है? इसी के साथ अगर बात की जाए तो हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। ओके, ये डिसाइड किया हुआ था। इस प्लान के तहत जो आपका कैबिनेट मिशन प्लान था उसने ये कहा था कि भारत के सभी लोगों की भागीदारी हो, पार्टिसिपेशन हो। इसलिए ये जरूरी है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में सीटें आपकी डिवाइड हो, ताकि सभी को एक रिप्रेजेंटेटर मिल सके, वो अपनी बात कह सकें और मिलजुल कर ध्यान रखें वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इसलिए आप देखते हैं कि हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी। और कैसे दी गई तो देखिए, कहा जाता है कि उस टाइम पर एक सीट की जो वैल्यू थी वो 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख थी। यानी एक मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाकर अपनी सीट पर बैठ रहा था, ध्यान रखें उसके पीछे कितने लोगों का सपोर्ट था, यानी कितने वोट परसेंटेज उसके हाथ में थे। तो 10 लाख के अप्रोक्सीमेट अराउंड आपके थे। यानी कह सकते हो कि अगर आपको जानना है कि उस टाइम पे भारत की आबादी कितनी थी, ध्यान रखिएगा, तो मोटे तौर पे अराउंड आप क्या कर सकते हो, 389 मल्टीप्लाई 10 है। तो आपको रिजल्ट जो क्लियर आएगा वो उस टाइम के भारत की एक तरह से मोटे तौर पे एक आबादी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर यही आबादी रही होगी। क्लियर है? ये बस फैसला हुआ था, जो ये प्रपोजल था आपका कैबिनेट मिशन, उसमें ये कहा गया था कि जो एक सीट होगी, यानी क्लियर कहा गया था कि हर प्रांत या देशी रियासत जो भी है, यानी ब्रिटिश प्रोविंस हो गए या फिर प्रिंसिपल स्टेट हो गए, वहाँ पे जो सीटें डिसाइड की जाएगी। जैसे आज भी जो आपकी असेंबलीज होती है, चाहे वो सेंट्रल असेंबली हो जिसे हम लोकसभा कहते हैं, या फिर आपके स्टेट असेंबली हो जिसे हम लोग लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, इन सब असेंबली के अंदर जो सीटें डिसाइड होती है वो जनसंख्या के अनुपात में ही होती है, ताकि सभी का रिप्रेजेंटेटिव आपके आ सके, सभी की भागीदारी हो सके, सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। तो ऐसे ही एक सीट की जो वैल्यू थी वो 10 लाख आपके वोट्स की थी। क्लियर है? इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो सदस्य कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए थे, 389 सदस्यों को जो चुना गया था, ध्यान रखिएगा, उन्हें आज के इलेक्शन जैसा नहीं चुना गया था। उन्हें इनडायरेक्ट तौर पे एक रेफरेंस स्कीम और इम्पैक्ट के आधार पर, उनके प्रभाव के आधार पर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजा गया था। ओके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि सभा संविधान सभा के सदस्यों का जो आपका चुनाव था वह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ओके, किसके आधार पर नहीं हुआ था? के आधार पे नहीं हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे नहीं हुआ था। और कहा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो उस टाइम पे उस असेंबली के अंदर अगर मेंबर की बात की जाए जिसका इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस था, तो वो कांग्रेस के ज़्यादातर सदस्यों का था। ओके, और यहाँ पर अगर बात करें, ध्यान रखिए, तो संविधान सभा में 82% जो सदस्य थे वो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। तो यूं कह लें हम लोग, ध्यान रखिएगा, कि संविधान सभा इज इक्वल टू कांग्रेस सभा। संविधान सभा इज इक्वल टू कांग्रेस सभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू कांग्रेस असेंबली। अब यहाँ पर कह सकते हो बाकी का होना या ना होना बात बराबर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संविधान सभा में 82% आपके सिर्फ कांग्रेस के ही है। क्योंकि जब आज़ादी के टाइम की अगर बात करें, ध्यान रखें, तो उस टाइम पे दो ही मेजर पार्टियां थी। एक पार्टी जो कि 1885 में आपकी स्टैब्लिश हुई थी, प्रोफाइंड हुई थी, ध्यान रखिएगा, उसका नाम था कांग्रेस। और दूसरी तरफ 1906 के दौरान जो बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी वो थी मुस्लिम लीग। और इन दोनों के बीच ही एक तरह का स्ट्रगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखने को मिल रहा था। लेकिन आने वाले टाइम में आपको मालूम चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसने पार्टिसिपेट किया और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया।
तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेमवर्क तैयार हुआ, उसके अंदर 82 जो परसेंट आपके मेंबर थे, वो कौन थे? वो मेंबर थे आपके कांग्रेस के। इसलिए कई बार संविधान सभा को कांग्रेस सभा भी कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको मालूम है। ओके, चलिए। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों पर भारी जीत प्राप्त कर ली थी। इसी वजह से आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर उनकी जो मेजर पॉपुलेशन है या मेजर जिसे शेयरिंग कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन द कांग्रेस वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी आम जिसे चुनाव कहते हैं प्रांतीय चुनाव, उसके अंदर उन्होंने काफी बड़ी बहुमत हासिल की थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने ही चुनाव में एक भारी भरकम जिसे जीत कहते हैं, मेजर वोट्स कहते हैं, वो हासिल किया था। मुस्लिम लीग ने भी अधिकतर जितनी भी मुस्लिम सीट्स थे, ध्यान रखिए, वहां पे जीत हासिल की थी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया था। किसका बहिष्कार कर दिया था? भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार करा था, क्योंकि उन्हें एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन लगा। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ही माइनर थी, यानी इनका होना और ना होना, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनकी बात को वहां पर एक इम्पोर्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं महत्व देना, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने शुरुआत से ही, ध्यान रखिए, इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जहां मिलजुल कर, ध्यान रखिए, भारत के लिए एक न्यू डेस्टिनी तय करनी थी, लेकिन वहां पर मुस्लिम लीग ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर की तरफ रखा, यानी अलग कर दिया। और इसी के साथ ध्यान रखिए, उन्होंने एक राग आलापना, मतलब बार बार रिपीट करना, जैसे रट्टू तोते होते हैं, ध्यान रखिए, एक बच्चा होता है, ध्यान रखिए, जिद पे अड़ जाता है, ऐसे ही इन्होंने भी एक जिद बना ली कि हमें एक अलग संविधान चाहिए, यानी हमारे लिए भी एक संविधान सभा बनेगी और एक अलग पाकिस्तान के अलग एरियाज की, जिसे वो पाकिस्तान कहेंगे, ध्यान रखिए, उसकी मांग जारी रखी। और इसी का रिजल्ट रहा कि 1946 के अगस्त में एक मेजर वायलेंस जो आपको देखने को मिलता है, वो इसी सोच का और इसी जीत का एक खामियाजा होता है, यानी रिजल्ट होता है। और उस रिजल्ट का क्या क्या असर हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। अपने लिए अलग संविधान बनाया और पाकिस्तान की मांग जारी रखी, मेड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिमसेल्फ एंड कंटिन्यू टू डिमांड पाकिस्तान, क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि मुस्लिमों को भी वही हक मिले जो बाकी लोगों को भी मिल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम, एक मेजर जिसे हम लोग बिग इशू कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वो इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। देन उसके बाद शुरुआत में कहा जाता है कि सिर्फ सिर्फ ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग नहीं थी जो संविधान सभा से दूर रहना चाहती थी या बाइकआउट उन्होंने करा होगा। क्लियर है? कई लोगों का ऐसा सोचना है कि मुस्लिम लीग ने ही सिर्फ किया था, लेकिन याद रखिएगा, जो समाजवादी, जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले अपने आप को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उन्होंने भी संविधान सभा से दूरी बनाए रखी थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है, जानता हूँ कि ये क्वेश्चन उठना लाजमी है आपके लिए। क्लियर है? कहोगे भैया मुस्लिम लीग का तो चलो समझ में आता है, क्योंकि उनका जो प्रोपोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो काफ़ी कम था, उनका होना या ना होना बात बराबर थी। लेकिन सोशलिस्ट का यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से दूर क्यों थे। क्योंकि आपको मालूम है, एग्जाम्पल है जिसको आपको समझना जरूरी है। मान लीजिए कि आपका ये बर्थडे एक सेलिब्रेट हो रहा है, और उसमें होता क्या है कि एक बहुत बड़ा केक आपके दोस्तों ने अरेंज किया है, और अरेंज करने के बाद, ठीक है, आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी में एक सोशलिस्ट बंदा पहुंच जाता है और क्या कहता है, इतना पैसा जो केक पे खर्च हुआ है उससे 7 दिन का गरीबों का खाना हो जाता। यानी कहीं ना कहीं पे बुराइयां ढूंढ लेना। ऐसी एक बुराई थी, ध्यान रखिए, जो कि समाजवादियों में देखने को आपको मिली, वो ये थी, ध्यान रखिएगा। और उनकी बात तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं सही भी थी, और वो देखने को भी मिलती है। ऐसा नहीं कह रहा कि समाजवादी जो है, ध्यान रखिएगा, उनकी सोच जो होती है वो गलत होती है, ध्यान रखिए, लेकिन थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाते, ओवर थिंकिंग भी कर लेते। तो शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से दूर रहे, क्योंकि वो इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। क्या मानते थे? संस्था। यानी उनका कहना था कि
जहां अंग्रेजों का सीधा सीधा कब्जा था, डायरेक्ट रूल था, वहां से सबसे ज्यादा मेजर जो पोर्शन में आपके मेंबर आए थे वो कहाँ से आए थे? ब्रिटिश प्रोविंस से आए थे। इसका मतलब ये होगा कि ये संविधान जो है वो आप नहीं बना रहे, इंडिया के लोग नहीं बना रहे, बल्कि अंग्रेज ही बना रहे इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो शुरुआत में समाजवादी भी इस सभा से दूर रहे थे, क्योंकि वो इसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। इन द बिगनिंग द सोशलिस्ट ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिकॉज दे कंसिडर इट एन इंस्टीट्यूशन मेड बाय द ब्रिटिश। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इतना आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जा रहा था, जहां पर आप देखें मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार कर रही है, समाजवादी लोग उससे दूरी बनाए रख रहे हैं क्योंकि उनके अलग अलग रीजन है, वहीं आप देखते हैं कि कुछ ऐसे आपके मुद्दे थे जिसमें कांग्रेस के खुद के सदस्य आपस में भिड़ रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि आपस में ही भिड़ रहे थे। इसके पीछे की बड़ी बड़ी वजह थी, ये थी उनकी आइडियोलॉजी, क्या थी? उनकी सोच थी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस के सदस्य भी आपसी मतभेद देखने को मिले। देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर ऑफ कांग्रेस इन सेवरल इंपॉर्टेंट इश्यूज। ठीक है, क्योंकि कुछ जो कांग्रेसी थे वो समाजवाद से प्रेरित थे, कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई अन्य जमींदारों के हिमायती भी थे। ओके, इंग्लिश में मैनी कांग्रेसमैन वर इंस्पायर बाय सोशलिज्म, अदर वर एडवोकेट ऑफ जमींदार। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे, तो कई आपके हिमायती थे किसके? कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, यानी अपने अपने धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, तो वहीं कुछ सेकुलर भी थे। अब इन्हीं सभी का एक कॉम्बो पैक था आपका कांग्रेस, जहां ऑब्वियसली सी बात है कि जब सभी खाली बर्तन एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं आपस में बजेंगे। वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी आपको देखने को मिल रही थी कि some were close to communal parties and some were strong सेकुलर, यानी कट्टर, जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो सीधा सीधा कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं होता, वो किसी स्टैंड पे नहीं होते, ना वो हिंदू होते ना मुस्लिम होते हैं। कई बार ऐसे लोग ही खतरनाक हो जाते हैं। ओके, तो कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, तो कुछ पक्के धर्मनिरपेक्ष थे। वहीं अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी, जो भी डिस्कशन होता था, वो जनमत से प्रभावित होता था। किससे प्रभावित होता था? जनमत से प्रभावित होता था। ओके, संविधान सभा में जो भी चर्चाएं होती थी वो जनमत से प्रभावित होती थी। वट एवर डिस्कशन वर हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इन्फ्लुएंस बाय पब्लिक ओपिनियन। ओके, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह वो थी कि जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छापी जाती थी, जिसकी वजह से एक बंद कमरे में जो भी डिसीजन हो रहा होता था वो पब्लिक प्लेस में भी जाता था, वो पब्लिक प्लेस में भी जाता था। तो जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में छापी जाती थी, और इसका असर ऑब्वियसली सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर डिस्कशन होगा तो उसका असर, उसका इन्फ्लुएंस आपको मालूम है कि पब्लिक ओपिनियन पर भी पड़ेगा। ओके, तो when there was a debate in the constitution assembly, the argument of different parties were printed in newspapers, also radio। तो इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से भी बहस चलती थी। कई ऐसे मुद्दे होते थे, ध्यान रखिए, जहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो बंदे होते थे आपस में भिड़ जाते थे। ठीक है, क्या होते थे? आपस में ही भिड़ जाते थे। अब ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा कि अब होगा क्या? क्या ये क्वेश्चन क्वेश्चन बन के ही रहेंगे? क्या ये डिस्कशन डिस्कशन ही रहेगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल होता था। इन्हीं डिस्कशन का सॉल्यूशन के लिए जनता के पास जाया जाता था। कई बार ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है जहां पर कुछ प्रॉब्लम, ऐसे बड़े इश्यूज होते हैं जिनका सॉल्यूशन एक बंद कमरे में नहीं होता, कई बार ओपनली एक कमरे में होता है। अब आपको ये खुला कमरा कौन सा होता है? खुला कमरा होता है जनता का कमरा। किसका होता है? जनता का जो कमरा होता है। ठीक है, यानी आम जनता जिसे हम लोग कहते हैं। तो वहां पर कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि सही भी होते हैं, तो इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती है। तो हर बात के लिए ध्यान रखें, जनता का
जो कमरा है उसे देखा नहीं जाता। कुछ ऐसे आपके इश्यूज होते हैं जिनका सॉल्यूशन ना होने पर ही वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, ध्यान रखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस होती थी तो अलग अलग जो आपके साइड वाले होते थे, यानी पक्ष वाले जो होते थे, उनकी जो दलीलें होती थी, उनके जो आर्ग्यूमेंट होते थे, वो जो कहते थे वो अखबारों में छापी जाती थी, जिसकी वजह से ध्यान किया पब्लिक को भी मालूम चलता था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ये चीज़ किसकी तरफ दिखाती है, ट्रांसपेरेंसी को दिखाती है, यानी पारदर्शिता को दिखाती है कि जो हमारे लिए संविधान बन रहा है उस संविधान में क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसकी जानकारी अब आम जनता को भी पहुंच रही थी। लेकिन क्या सभी जानकारी पहुंच रही थी, इसका कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, तो दीज प्रपोजल वर पब्लिक डिबेट। इसकी वजह से होता क्या था, इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जो सहमति और असहमति पर गहरा असर पड़ता था। यानी चाह कर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो इंक्लूडेड है, शामिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, वो गलत रूल नहीं बना सकते, वो किसी के लिए गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि ओपनली सारी चीजें हो रही है। तो इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति और असहमति पर गहरा असर पड़ता था। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इन दिस वे दिस क्रिटिसिज्म एंड रिलेशन in the press had a profound effect on the consensus or disagreement that was formed on an issues। यानी हर मुद्दे पर कह सकते हो पब्लिक ओपिनियन होने की वजह से कि पब्लिक क्या सोच रही है और क्या नहीं सोच रही, उनकी क्या चाहत है क्या चाहत नहीं है, क्योंकि उनके ही रिप्रेजेंटेटर एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए हैं। इसलिए अगर कोई रूल रेगुलेशन भी आपके इम्प्लीमेंट हो रहा होगा तो अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, यानी सभी के हित में है, तभी वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि एक जैसे छननी होती है, जो हर चीज को छानने के बाद आपको जो हाथ में आता है वो एक प्योरिफिकेशन होता है, यानी प्योर चीज होती है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो एक प्योरिफिकेशन का काम कर रही थी, छननी का काम कर रही थी कि हम वही चीज अपने रूल रेगुलेशन अपनी बुक के अंदर रखेंगे जो चीज पब्लिक इंटरेस्ट की होगी, यानी लोगों के हितों में होगी। क्लियर है। इस तरीके से अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, तो कई ऐसे थे, ध्यान रखिएगा, जिनकी डिस्क्रिमिनेशन जो एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रखते थे अलग मुद्दे पर, वो थे कि कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। यानी कुछ ऐसे माइनॉरिटीज थे, ध्यान रखिएगा, जो ये कह रहे थे कि हमारे साथ हमारी लैंग्वेज भी खत्म हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ रूल ऐसे बने जिनसे उनकी आइडेंटिटी जो है वो बची रहे, उनकी आइडेंटिटी क्या रहे, बची रहे। ओके, यानी मैनी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सॉट टू प्रोटेक्ट देयर मदर टंग। ओके, इसके अलावा कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक थे, रिलीजियस माइनॉरिटी थे, ध्यान के अपने विशेष हित की सुरक्षा करवाना चाहते थे। यानी धार्मिक अल्पसंख्यक भी कह रहे थे कि हमारी आइडेंटिटी जा सकती है। क्लियर है। तो रिलीजियस माइनॉरिटी वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर स्पेशल इंटरेस्ट। इसी के साथ दलित जाति भी पीछे क्यों रहेगी, उन्होंने भी कहा कि भाई हजारों सालों से जो शोषण हो रहा है उसके अंत की उन्होंने मांग करना स्टार्ट कर दिया। यानी कह सकते हो कि उन्हें जब बोलने का मौका मिला तो वो एक प्लेटफॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जहां सभी लोग मिलकर अपने लिए एक रूल रेगुलेशन की किताब बना रहे थे, और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो काम कैसे कर रही थी, उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ दलित जाति शोषण के अंत की बात कर रही है, यानी द दलित कास्ट वॉज डिटरमाइनिंग एन एंड टू एक्सप्लोरेशन। इसके अलावा दलितों ने सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की मांग की। दलित डिमांडेड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। दलित डिमांडेड रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी दलितों ने सरकारी संस्थाओं में भी आरक्षण की मांग की। इस तरीके से आपने कुछ चीजें समझी। यानी संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था तो उस टाइम पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिला, तो वहाँ कैबिनेट मिशन आती है, उस डाउट को क्लियर करती है। जिस खेल को खेलना हमें नहीं आता था उस खेल को खेलना हमें बताती है कि कैसे खेलना है। क्योंकि आज से अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, आज़ादी से पहले हम पर कोई और रूल कर रहा था, हम किसी और की सुन रहे थे, यानी किसी के बनाए हुए रूल रेगुलेशन में चल रहे थे। अब घर के मालिक हम खुद थे, तो घर को कैसे चलाना है
वो हमें डिसाइड करना था। लेकिन हमें ये जो खेल था, ये खेल आता नहीं था, तो अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि किस तरीके से करना है। तो एक प्रपोजल लेकर आए कैबिनेट मिशन के तहत, उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे बना सकते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए दो चीज़ें जरूरी रहती है, एक गवर्नमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन, और दोनों ही एक तरह से फॉर्मेशन करके उन्होंने एक हेल्प किया, एडवाइस किया। इसके बाद आप देख सकते हो, आपकी समझ होती, उस समझ के अकॉर्डिंग इंडियंस ने काम किया और उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था उस टाइम पे बहुत बड़े प्रॉब्लम देखने को मिले, जिसमें आपने देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिएट की जा रही थी तो उनमें से कुछ सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से आए, कुछ आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए, कुछ आपके आए आपके देसी रियासत प्रिंसिपल स्टेट से। ये सभी मिलकर आप देखते हैं, लेकिन एक चुनाव होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस तरीके से कौन रूल करे, मतलब कौन रूल बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। तो आप देखते हैं कि इस इलेक्शन में 82% कांग्रेस ही इंक्लूडेड थी। जहां आप देखते हो कि शुरुआत में मुस्लिम लीग ने भी इसको बाइकआउट करा, और इसके साथ साथ अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, तो समाजवादी जो सोशलिस्ट थे उन्होंने भी बाइकआउट करा। उन सब के अलग अलग रीजन थे। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक बोन्जा पैक, जिसे बम्पर ऑफर कहते हैं, उसके साथ वो आ रहे थे, क्योंकि उनके ही सदस्य अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से उन सभी के बीच में आपके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। जैसे कि कुछ आपके जो कांग्रेसी थे वो सेकुलर थे, कुछ आपके कह सकते कम्युनिज्म थे, कुछ आपके ऐसे थे, ध्यान रखिए, जिन्हें हम लोग आप नेशनलिस्ट कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से एक कॉम्बो हमें देखने को मिला। कुछ जमींदारों के हमायती आपको यानी एक सपोर्टर्स दिखाई दे रहे थे। ओके, तो कुछ ये चाहते थे कि भारत इस तरह का बने। तो इन सब की आइडियोलॉजी को एक साथ लेकर चलना थोड़ा सा आसान नहीं था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी। इसमें माइनॉरिटीज़ को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ धार्मिक मतलब रिलीजियस बेसिस पर थे, तो कुछ कास्टी बेसिस पे ध्यान रखिए, कुछ लैंग्वेज के बेसिस पर ध्यान रखिए। इन सब की एक ही डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब वर्क हो रहा है, रूल रेगुलेशन तैयार हो रहा है, तो उनके बारे में भी सोचा जाए। तो ये थे आपके सेकंड सब टॉपिक, जिसको आपने समझा और समझने की कोशिश की। अब है क्वेश्चन टाइम की। किसकी है? क्वेश्चन टाइम की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है जी, वेट कर रहा हूँ आपका। कितनी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो आपकी मेंबर की संख्या टोटल है वो है 389। रिपीट कर रहा हूँ, अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेना है आपको, 389। वहीं अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट? तो नंबर था, आंसर है 565। 565। तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने दो टॉपिक पढ़े। कौन कौन से टॉपिक? सबसे पहले आपने ये समझा कि संविधान निर्माण से पहले के दौर को, ठीक है, पहले के दौर को क्या कहा जाता है? उत्तल पुतल का दौर कहा जाता है। इसके साथ साथ संविधान सभा के गठन की भी बात की आपने, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास, जो कि आपको मिलेगी, ध्यान रखिए, यानी थर्ड पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ टॉपिक्स को। जब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ में देश हित में कुछ काम करते रहिए।